हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेशन है। मॉडल पेपर आप कह सकते हो। अगर आप किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी दे रहे हो, उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। आज के क्लास में हम टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार चैनल पर है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जब सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है। काफ़ी सारे कंटेंट ऑलरेडी मैंने चैनल पे डाल रखा है। अगर आपने नहीं देखा, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको काफ़ी अच्छे क्लासेस मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करें आज का क्लास। देखिए, आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने संप्रभुता के दार्शनिक विचार का प्रतिपादन किया। क्या बोल रहा है, संप्रभुता का दार्शनिक विचार किसने प्रदान किया। ऑप्शन में देखिए, कांट है, ऑप्शन बी हीगल, रूसो और ग्रीन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आज मैं सिर्फ आपको आंसर, क्योंकि टोटल 100 क्वेश्चन कराना है तो एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बस आंसर बताते जाऊंगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूसो। अगला क्वेश्चन है, जॉन ऑस्टिन विधिवेता थे। जॉन ऑस्टिन कहाँ के थे। तो ये आपके इंग्लैंड के थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्टिन की सकारात्मक नैतिकता की अवधारणा का सही अर्थ है। तो संप्रभु के आदेश, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है, राजनीतिक शास्त्र में एकत्व का क्या अर्थ होता है। तो राजनीतिक शास्त्र में एकत्व का अर्थ होता है संपूर्ण शक्ति एक ही बिंदु पर केंद्रित होना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन यह नहीं मानता कि संप्रभुता विभाज्य है। तो यानी बहुलवादी नहीं होंगे, एकलवादी होंगे। तो कौन से नहीं मानेंगे, तो बोंदा जो है वो एकलवादी है, तो वो नहीं मानेंगे। मैटलैंड, लास्की, बारकर, ये सभी बहुल संप्रभुता के बहुलवादी विचारक हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा सिद्धांत ऑस्टिन की संप्रभुता की अवधारणा पर आक्रमण करती है। तो ऑस्टिन एकलवादी है, उस पर प्रहार कौन करेगा, बहुलवादी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थन कौन है। तो ये इसमें राइट आंसर है ये सर्वप्रथम प्रतिपादक। ठीक है, सर्वप्रथम प्रतिपादक, बाकी लास्ट की भी, लेकिन सर्वप्रथम मैटलेन और गियर है। ठीक है, तो मैकलेन तो नहीं दिया, तो गियर को गया सर्वप्रथम प्रतिपादक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है, सामाजिक अनुवाद के 3 प्रतिपादक कौन है। तो आपने काफी पढ़ा है, हॉब्स, लॉक, रूसो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, लेवियाथन किसने लिखी है। लेवियाथन हॉब्स ने लिखी है। लॉक के अनुसार लोगों को प्राकृतिक अवस्था में केवल निम्न अधिकार था। तो क्या अधिकार था, एक मिनट, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं। तो सामाजिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, दैवीय अधिकार। तो प्राकृतिक अधिकार था। राजनीतिक राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक संतोषप्रद माना जाता है। यानी सर्वाधिक संतोषप्रद बोलो, सर्वाधिक मान्य बोलो, तो ये विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत। ऐतिहासिक कोई विकासवादी भी बोलते हैं, ध्यान रखना। कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि राजनीतिक जागरूकता ने राज्य की उत्पत्ति में सहायता दी है। कौन सा यह सिद्धांत मानता है कि राजनीतिक जागरूकता ने राज्य की उत्पत्ति में सहायता की है। तो यह है विकासवादी सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसने यह कहा कि राज्य एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण करने की मशीन है। एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग की शोषण करने की मशीन है। तो ये मार्क्स का कथन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, रूसो ने अपने सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित पुस्तक में की थी। तो रूसो ने किस पुस्तक में की थी, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में की थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, ये कई बार रिपीट किया हुआ है, राज्य जीवन की रक्षा के लिए अस्तित्व में आता है और अच्छे जीवन के लिए बना रहता है। ये अरस्तु का कथन है। ठीक है, राज्य की प्रकृति और कार्य संबंधी अवधारणा का सर्वोच्च प्रतिपादक किसने किया है।
तो ये किए हैं आपके जॉन लॉक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किसने कहा कि वह सरकार सर्वोत्तम है जो उसे कम शासन करती है? तो ये कौन हो जाएंगे? व्यक्तिवादी। ठीक है, 17 का बी हो जाएगा। 18 का है आधुनिक राज्य को कैसा राज्य माना जाता है? तो एक लोक कल्याणकारी राज्य है। अगला है निम्नलिखित में वह कौन सा कार्य लोक कल्याणकारी राज्य का नहीं है? ठीक है, तो यानी 3 इसमें उसका कार्य होगा, एक नहीं होगा। देखिए, सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर की व्यवस्था करना, ये काम है। दुर्बल वर्गों की अवस्था को सुधारना, ये भी काम है। श्रमिक संघ आंदोलन को प्रोत्साहित करना, ये तो नहीं होगा ना। प्राकृतिक विपदा में सहायता करना, ये भी हो जाएगा। तो आराम से एलिमिनेट करके आप ला सकते हो। हर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को एग्जामिनर जानना चाहेगा। हर कुछ आपका पढ़ा हुआ रटा रटाया नहीं आएगा, कोई आपकी समझ बेस, हर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आपके समझ बेस पे होगा। बस क्वेश्चन को क्या है, अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक है, फिर आपको खुद ही आप एलिमिनेट कर सकोगे। किसने कहा कि अंतरराष्ट्रीय विधि विधि शास्त्र का लोप बिंदु है? किसने कहा अंतरराष्ट्रीय विधि विधि शास्त्र का लोप बिंदु है? ये कोटेशन है, तो इसको बोले हैं ये हॉलैंड, लिख सकते हो आप। बी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉलैंड बोले। क्या बोले? अंतरराष्ट्रीय विधि विधि शास्त्र का लोप बिंदु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित तथा लागू किया जाता है? ठीक है, अधिकार क्या है? राज्य द्वारा निर्मित तो लागू किया जाता है। तो वैधानिक सिद्धांत, अधिकार का वैधानिक सिद्धांत। अगला है प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत महत्वपूर्ण अंग था। तो प्राकृतिक अधिकार का जो महत्वपूर्ण अंग है वो है आपका सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी, अधिकार का आर्थिक सिद्धांत संबंधित है। तो अधिकार का जो आर्थिक सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? वे है एडम स्मिथ से। अगला स्वतंत्रता का अर्थ है। तो स्वतंत्रता का अर्थ क्या माना जाता है? तो मानवीय विकास के लिए आवश्यक अवस्था प्रदान करना, यही स्वतंत्रता का है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, भाषण और लेखन की अनियंत्रित स्वतंत्रता के विचार का समर्थन किसने किया है? ये जे.एस. मिल ने किया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कोटेशन है, आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक कल्पना मात्र है। ठीक है, तो ये लास्की का कथन है। अगला है न्याय की अवधारणा में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाली अवधारणा है। तो न्याय के अवधारणा में सबसे बाद में हुआ था सामाजिक और आर्थिक न्याय। ठीक है, अगला है कानून की दृष्टि में समानता निम्नलिखित में से किसका आधार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुपातिक समानता। अगला है लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? तो ये संबंधित है, देखिए प्रेस्थुस भी हैं, सार्टोरी भी हैं, बेरेलसन भी हैं, तो ये सभी हो जाएंगे। अगला है उदारवादी लोकतंत्र के प्रधान तत्व को कैसे समझाया गया है? तो ये समझाया गया है समयबद्ध सार्वजनिक वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के विचार का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसके जॉन स्टुअर्ट मिल ने किया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन लोकमत के निर्माण का साधन नहीं है? ठीक है, इस बात पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देखिए, शैक्षणिक संस्थाएं भी है, राजनीतिक दल भी है, टेलीविजन भी है, न्यायपालिका का इससे कोई सरोकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, समाचार पत्रों की विकासशील देशों की भूमिका, सांस्कृतिक सामाजिक राजनीतिक चेतना उत्पन्न करना, केवल, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व आवश्यक है? तो ये है पृथक निर्वाचक मंडल। ऑप्शन नंबर बी। सैद्धांतिक दृष्टि से राजनीतिक दल की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी विशेषता गलत है? सैद्धांतिक दृष्टि से राजनीतिक दलों की कौन सी विशेषता? तो देखो, राजनीतिक दल किसी भी साधन के द्वारा सत्ता प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। अगला है दबाव गुटों का प्रधान उद्देश्य क्या होता है? तो दबाव गुट का जो प्रधान उद्देश्य क्या होता है? अपने सदस्यों के हितों की वृद्धि करना। ठीक है, उस राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना तो नहीं है। अगर यही पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये तीनों कौन है और कूट में दे देगा तो ये तीनों हो जाता, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि आजकल देखते हो कि कूट वाला क्वेश्चन बहुत आता है।
अगला है दबाव गुट को किसने व्यवस्थापिका का तीसरा सदन कहा है। देखो इस तरीके की बातें आप एक जगह नोट डाउन कर लो कि कौन क्या बोलता है, तो वो आपको आसानी रहेगी लास्ट टाइम में। तो फाइनल बोलते हैं, ठीक है। यह किसका मत था कि राजनीतिक के क्षेत्र में मुख्य भूमिका वर्गों का नहीं नौकरशाही का है। तो ये बोले हैं आपके हर्बर्ट मार्क्यूज। क्या बोले हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में मुख्य भूमिका वर्गों की नहीं नौकरशाही की है, हर्बर्ट मार्क्यूज। अगला है 39 परिवार प्राइवेट संपत्ति तथा राज्य, फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ये एंजल्स का बुक है। 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। योग्यता का अस्तित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 41, यह किसने प्रतिपादित किया कि राज्य केवल पर विषयक क्रियाओं के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकती है। तो 41 का हो जाएगा जे एस्मेल, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है 42, सोशलिज्म शब्द सोसियस का शब्द से निकला हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है आपका समाज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोटेशन है, ये कई बार आपने देखा, समाजवाद वह टोप की तरह है जिसकी शक्ल बिगड़ चुकी है, क्योंकि इसे हर कोई पहनता है, क्योंकि इसको हर समाजवाद को हर कोई अपने हिसाब से इसको एक्सप्लेन करता है, यही कहने का इनका मतलब है। तो ये सी ई जोड़ का है, जोड़ने वाले हैं ये। अगला उदारवाद में निम्न में से किसका विकास में सहायता पहुंचाई, उदारवाद ने निम्न में से किसको विकास में सहायता पहुंचाई। ऑप्शन देखिए, आदर्शवाद, फेबियनवाद, पूंजीवाद और समाजवाद। तो ये हो जाएगा पूंजीवाद, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन समाज के प्रति एक नया दृष्टिकोण, न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी का लेखक है। अच्छा, अ न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी, तो इसका राइट आंसर है जाएगा रॉबर्ट ओवन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है वैज्ञानिक समाजवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो इसका प्रतिपादन किए हैं आप मार्क्स, ऑप्शन नंबर। और जो इससे पहले के जो विचारक सेंट साइमन, ये सब जो है वो हमको कल्पना लोग की समाजवादी। अगला फांसीवाद का प्रवर्तक कौन हो है, ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। तो ये मुसोलिनी है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है उपयोगितावादी ने किस प्रकार का वातावरण पैदा किया है, तो उपयोगितावादी ने सुधार का, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी विचारक था, तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीगल। अगला गांधी का एक महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत है, तो न्याय का सिद्धांत। अगला है निम्नलिखित में कौन सी शर्त संविधानवाद के लिए आवश्यक नहीं है, तो यह शक्तिशाली नौकरशाही ये नहीं है, बाकी देखिए अधिकार स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता और निष्पक्षता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, शक्तिशाली लोककर नौकरशाही नहीं है। शासन का प्रथम व्यवस्थित वर्गीकरण किसने किया है, तो अरस्तु ने किया था, इन्हें ही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जनक भी कहते हैं। 158 संविधानों का इन्होंने अध्ययन किया था। निम्नलिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था, अच्छा सॉरी, लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया था, तो सबको पता है ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, और इसका सबसे मतलब छोटा संविधान भी है। अधिशात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो इसका भी उदय आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। अधिशात्मक शासन प्रणाली में मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राष्ट्रपति के प्रति होते हैं। अगला है संसदीय शासन सर्वप्रथम विकसित हुआ था, तो संसदीय हुआ था ब्रिटेन में, और अधिशात्मक आप अमेरिका, याद रखिएगा। अगला है 57 संसदीय शासन में शासन का प्रधान कौन होता है, देखिए शासन का जो प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होते हैं, संवैधानिक प्रधान ये होते हैं, बट वास्तविक प्रधान होते हैं प्रधानमंत्री। अगला संसदीय, हाँ भी यहाँ भी देखो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, तो उसमें हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला एक सच्ची संघात्मक प्रणाली का क्या अर्थ होता है,
तो एक सच्चे संघात्मक का अर्थ होता है, ऑप्शन देखते हैं, केंद्र और राज्य के बीच संतुलन, ठीक है, संतुलन होता है। अगला है एकात्मक शासन का प्रधान दोष यह है कि यह निरुत्साहित करती है। तो ये क्या निरुत्साहित करती है? स्थानीय पहल को निरुत्साहित करती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है? ये स्विट्जरलैंड में भी संघात्मक है, अमेरिका में भी है, भारत में भी है, ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या बोला जा रहा है? मूलतः पंचायत राज व्यवस्था किसकी सिफारिश पर आधारित है? तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बलवंत राय मेहता कमेटी के सिफारिश पे हुआ था 1957 में, और 77 में आपका अशोक मेहता समिति आई है। अगला, भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन के हाथों में कब हस्तांतरित की गई थी? तो 1858। अगला, राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के लिए उत्सवों और धार्मिक त्योहारों का प्रयोग करने दिया था? तो ये दिए थे आपको बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रथम बार स्वीकार किया गया था? तो प्रथम बार स्वीकार किया गया था आपका 1909 में, सॉरी माय मिस्टेक, 1909 में। इसमें तो द्वैत शासन हुआ था ना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उग्र नेताओं में से एक नहीं है? तो दादा भाई नौरोजी नहीं है, बाकी लाल बाल पाल आपके उग्रवादी नेता हैं। असहयोग आंदोलन कब स्थगित हुआ था? तो चौरा चौरी कांड होने के कारण 1922 में महात्मा गांधी ने इसे स्थगित कर दिया था। अगला, स्वराज दल की स्थापना सी आर दास ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का अध्यक्ष? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाता तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे ना, तो उसमें से यही पूछा जा रहा है कि उसमें से कौन नहीं थे। सातों सदस्य को मैंने शॉर्ट्स में भी डाल रखा है, या आप गूगल पे सर्च कर लेना, याद रखना, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है, भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो 1900 भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है, ठीक है। भारत के संविधान में भारत को क्या कहा गया है? एक अर्ध संघ कहा गया, ठीक, राज्य, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, राज्यों का एक यूनियन कहा गया। तो यानी 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यों का एक यूनियन, ठीक है, राज्यों का एक संघ यानी यूनियन बोल सकते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है? तो जो अधिकांश भाग है वो अकेले संसद के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। हमारे यहाँ मिश्रित है, न कठोर है ज़्यादा और न ही लचीला है। कुछ चीज़ें बहुत साधारण विधेयक जैसे होता है वैसे हो सकता है, लेकिन कुछ में 2/3 बहुमत और आधे राज्यों का भी समर्थन प्राप्त करना होता है, ठीक है। और आर्टिकल 368 है संवैधानिक संशोधन के लिए। अगला, विभिन्न राज्यों की दी जाने वाली विशेष अनुदानों की राशि का निर्धारण करता है। विभिन्न राज्यों को दी जाने वाली विशेष अनुदान की राशि का निर्धारण कौन करता है? तो योजना आयोग। ऑप्शन नंबर, अब तो नीति आयोग हो गया है, योजना आयोग तो नहीं रहा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्यों की स्वायत्तता का जोरदार समर्थन करता है? निम्नलिखित में कौन सा राज्य राज्यों का स्वायत्तता का जोरदार समर्थन करता है? तो ये आपको पता होगा, ये सभी करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय किसे कहा है? तो देखो, संवैधानिक उपचार को उन्होंने हृदय कहा, यानी आर्टिकल 32 को। अगर ऐसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का आत्मा किसमें निहित है, तो आपको प्रस्तावना लगाना, लेकिन अगर नाम के साथ पूछे तो आपका हो जाएंगे ये, ठीक है। आगे चले, 77, मौलिक अधिकार के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो ये है आपके राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है 44वां संशोधन विधेयक के द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को सामान्य वैधानिक
बना दिया गया है। जब हमारा संविधान बना था तो हमें सात प्रकार के मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में भी 6 प्रकार के मौलिक अधिकार आपको मिले हुए हैं। ठीक है, अगला चले, एक मिनट आगे है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? 79 का हो जाएगा राइट आंसर, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या पूछा जा रहा है, नीति निर्देशक। तो नीति निर्देशक आयरलैंड से। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांत को मौलिक अधिकार के ऊपर प्राथमिकता दी गई? तो ये हो जाएगा आपका 42वां संवैधानिक संशोधन। अगला, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो आर्टिकल 40। अगला, निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो लोकसभा आपके करते हैं भारतीय जनता का। इसका निर्णय कौन करता है कि विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? काफी इंपॉर्टेंट है। तो लोकसभा के स्पीकर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारतीय संघ में विधि निर्माण का कार्य कौन करता है? तो विधि निर्माण का कार्य करते हैं संसद और राष्ट्रपति। संसद या राष्ट्रपति बोला गया, बस संसद में तीनों मिला के ही संसद बोला जाता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलके संसद होते हैं। कौन सा राज्य लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व? तो ये आपका उत्तर प्रदेश है, उसमें वहाँ से सबसे ज्यादा प्रतिनिधि है। श्रीमती इंदिरा गांधी की दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री कब बनी थी? तो ये बनी थी आपको 80 से 84 के लिए ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 80 और निम्नलिखित कौन भारत का राष्ट्रपति नहीं थे? तो चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी नहीं थे, बाकी सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, जाकिर हुसैन भी रहे हैं, ज्ञानी जैल सिंह भी रहे हैं, चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी नहीं रहे। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये आर्टिकल है आपका 75। भारतीय उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है? तो उच्चतम न्यायालय के संविधान के द्वारा की गई, क्योंकि आर्टिकल 124 में इसका उल्लेख है, संवैधानिक संस्था है। अगला है, उच्चतम न्यायालय ने कौन से मुकदमे में यह कहा कि संसद को संविधान के भाग 3 की शर्तों में संविधान संशोधन करने का अधिकार नहीं है? ठीक है, तो ये था गोलकनाथ मुकदमा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 92, निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो भारत की विधि का शासन ब्रिटेन के कुछ संशोधन के साथ अपनाया गया है, तो ये है 92 का सी हो जाएगा। 93 का है, किस देश में संविधान बनाने के पश्चात मौलिक अधिकार का समावेश किया गया? ठीक, किस देश में संविधान बनाने के पश्चात, ठीक है, तो ये हो जाएगा अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारत में संघात्मक व्यवस्था है क्योंकि इसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। अगला है, किसने कहा भारतीय संविधान गौण संघीय विशेषताओं सहित एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है, न कि गौण एकात्मक विशेषताओं सहित संघीय राज्य की? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा केसी वेयर, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, भारतीय संघ का उदय हुआ है 96 का? तो यह हो केंद्र सारी शक्तियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 97, निम्नलिखित संविधानों में किसने अवशेष शक्तियां इकाई को प्रदान की है? तो ये की है ऑस्ट्रेलिया। किस राज्य में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन के विचार कहाँ से लिया है? तो ये अमेरिका से, ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर लास्ट, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्थापिका के उच्च सदन के सदस्य निम्नलिखित में से किस राज्य के जीवन पर्यंत अवधि के लिए मनोनीत किए जाते हैं?
तो ये है कनाडा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की। आगामी कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, सब्जेक्ट अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है तो ये काफ़ी आपको हेल्प करने वाला क्लास है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली जो भी आपके नियर एंड डियर होंगे उन तक मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।